हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है आपका सारा ग्रामर और आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके लिए है। तो फर्स्ट जो है हम ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका नोटिस। नोटिस जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नोटिस से आपका 3 नंबर या 5 नंबर में आते हैं आपका नोटिस। तो नोटिस में आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है वो देखिए। तो नोटिस है आपका यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें नोटिस में होता क्या है, अ नोटिस इज अ मीडियम टू कन्वे अ मैसेज टू मास टुगेदर एट द सेम टाइम। इट शुड बी सिंपल, प्रेस एंड क्लियर एंड कम्प्रिहेंसिव। यानी कि नोटिस होता है बेसिकली लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए होता है, जहाँ पर आप एक बार में जो है कई सारे लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो। लाइक अगर आपने कहीं पोस्टर लगा दिया तो वहाँ पर पब्लिक आपसे पूछने नहीं आएगी, वो देख लेंगे और इससे कई लोगों को जो है मैसेज, एक ही मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा। अब जो है नोटिस लिखते वक्त आपको ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे ऊपर आता है आपका बिगिन विद द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर वो स्कूल है तो स्कूल उसको कन्वे करवाएगा, अथॉरिटी है तो अथॉरिटी का नाम आएगा, इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। फिर उसके बाद राइट नोटिस, यानी कि कैपिटल वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना है जस्ट सेंटर में। देन डेट, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी डेट आएगी। डेट आपको कभी भी जो है वो किसी गलत वे में नहीं लिखनी है। डेट आपको लिखनी है जस्ट इस वे में। मैं आपको बताती हूँ, ये रहा, इस वे में आपको डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको टीएच भी नहीं लगाना, मंथ को छोटा करके शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, और ईयर जो है वो करंट वाला नहीं डालना। इसमें आपको पिछले साल डालना, या फिर आप लास्ट में टू डिजिट की जगह एक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पर डेट आ जाती है। फिर मेंशन द पर्पस ऑफ नोटिस एंड डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस में आपका डेट होना चाहिए, टाइम होनी चाहिए, वेन्यू होना चाहिए यानी कि प्लेस, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम यानी कि कोई प्रोग्राम है तो वो कब होने वाला है, ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड तक होने वाला है। जैसे अगर कोई 9 से 5 है, 6 से 8, तो टाइम ड्यूरेशन हो जाता है। प्रोसेस एंड चीफ गेस्ट, अगर कोई वहाँ पर चीफ गेस्ट आने वाले तो उनको भी मेंशन करना होगा। अदर डिटेल, कोई और डिटेल है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई और देनी है तो रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन है तो वो। अब एक बार हम इसको प्रॉपर जो है फॉर्मेट में देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए, आप जो है फॉर्मेट को इसको भी देख सकते हैं, इसको आप देखेंगे तो भी सेम आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर है आपका अथॉरिटी का नाम, ओके। देन सेंटर में कैपिटल लेटर्स में नोटिस, लेफ्ट हैंड साइड पर डेट, यहाँ पर टाइटल या फिर हेडिंग। उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द नोटिस जिसमें आपका आता है इवेंट, डेट, टाइमिंग, वेन्यू, चीफ गेस्ट और अगर कोई अदर डिटेल है तो वो। और एंड में आता है आपका डेजिग्नेशन, नेम और डेजिग्नेशन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर है आपकी स्कूल अथॉरिटी, तो स्कूल का नाम है न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली। नोटिस लिखा है बड़ा बड़ा सेंटर में, लेफ्ट हैंड साइड पर डेट है, इसी वे में आपको डालनी इंटर हाउस डांस कंपटीशन। सब आपको ध्यान का रखना है कि नोटिस में आपको नेम गिवन होगा, जैसे यहाँ पर है रचित, रचना, अगर आप लड़के हैं तो रचित, लड़की है तो रचना। इंचार्ज है आप कल्चरल क्लब की। अब ये काम कहाँ आता है, नोटिस के एंड में आपको अपना नाम, इसमें जो नाम गिवन है वो लिखना होगा और उसके जस्ट नीचे डेजिग्नेशन लिखनी होगी। डेजिग्नेशन यानी कि ये कि आप किस पोस्ट पर रहकर इसको भेज रहे हैं, जैसे कि इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब, ठीक है, ऐसे। तो ये एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी आपका फुल बॉडी और इसमें सारे, ये देखिए, टाइम है, डेट है, टाइम है, वेन्यू है, कोई अदर इंफॉर्मेशन में ये आ जाएगा आपका, जैसे कोई कोस्ट है, कोस्ट ऑफ द टिकट इस प्राइस इज 100 रुपीज, तो ये आपका अदर डिटेल्स में आ जाएगा। एंड में आ जाएगा नेम जो गिवन है और स्कूल कैप्टन जो आपकी डेजिग्नेशन है। आगे चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लेटर्स पे। लेटर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम में, इसको कभी भी छोड़कर नहीं आना है। काफ़ी इजी होता है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपके लिए हर वे में इसको लिख दिया है। पहला है रिटन वे में, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट जो है वो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये देखिए, सबसे ऊपर है ये वाला आपका जॉब लेटर है। सबसे ऊपर है आपका रिसीवर एड्रेस, लाइक अगर मैं रिसीवर हूँ तो मेरा एड्रेस यहाँ पर आएगा A7 शांति पार्क दिल्ली। उसके बाद डेट, डेट आपको फिर से उसी वे में लिखनी है, कोई गलत वे में नहीं लिखना है, डेट का मार्क्स करता है। देन उसके बाद सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सॉरी रिसीवर यानी कि अगर मैं सेंडर हूँ, यहाँ पर मैं सेंडर हूँ, मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। फिर रिसीवर यानी कि आगे कौन रिसीव करने वाला है, वो द मैनेजर ऑफ एनसीआर ग्रुप ऑफ होटल, क्योंकि आप उनको लिख रहे हैं तो वो रिसीव करेंगे।
उसके बाद आंसर ग्रुप ऑफ होटल दिल्ली। देन उसके बाद सब्जेक्ट आपका 1 से 1.5 लाइन के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। तो उसमें आपका सिंपल आपको पता लग जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। सिंपल आपका सब्जेक्ट आ गया, कोई इसमें ज़्यादा आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। उसके बाद सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स dated 15 September 2021 for the post of receptionist। कोई चेंज नहीं करना है आपको। अगर कोई टॉपिक चेंज हो जाता है तो आपको एग्जाम पेपर का नाम आपको फिर भी लिखना है, अगर गिवन है तो वो, नहीं है तो कोई और। डेट भी आपको जरूर लिखनी है। फिर आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, उसी के लिए मैं अपना कैंडिडेचर आपको ऑफर करना चाहती हूँ। आई पोजेस रिक्वेसाइट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मैं जो आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है उनको पोजेस यानी कि फुलफिल करती हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर होटल्स टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, आपके होटल को ज्वाइन करके मैं अपने पोटेंशियल को और भी ज़्यादा फुल्ली यूटिलाइज करना चाहती हूँ। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट, आप किसी भी डेट जो है मुझे बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए, एज पर योर कन्वीनियंस, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग मुझे किसी भी डेट बुला सकते हैं। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 month's नोटिस इफ अपॉइंटेड, अगर आप मुझे अपॉइंट करते हैं तो उसके 1 महीने के अंदर मैं अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन कर पाऊंगी। आई एम एनक्लोजिंग, बिल्कुल इसी वे में आपको लिखना है, चेंजेस नहीं करने हैं। सिमिलर वर्ड्स है तो अगर आप चेंज कर सकते हैं, आपको कोई याद नहीं आ रहा है तो कोशिश करने की आप यही लिख कर आए। आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल रेज्यूमे फॉर योर पर्सनल, थैंक यू, या फिर योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। वैसे योर्स ट्रूली एंड योर्स एविडेंटली जो वो टीचर के लिए यूज होता है बेसिकली, आप उन्हें जानते हैं तो थैंक यू लिखना है आपको यहाँ पर। सुधा सुधीर, नेम आपको गिवन होगा, एनक्लोजर डिटेल रेज्यूमे। अब रेज्यूमे में क्या क्या आना है वो देख लीजिए, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। सबसे ऊपर नेम जो भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, फादर्स नेम आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एज आपको पूरी एज लिखनी है, कभी भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, गलती मत करना, पूरी एज लिखना और कोशिश करना कि 20 to 25 के बीच में लिख दें। एड्रेस, ये एड्रेस भी आपको गिवन होगा क्योंकि आप सेंडर हैं तो आपका एड्रेस इसमें गिवन होगा। हॉबीज, अब हॉबीज आपको यहाँ पर लिखनी है, म्यूजिक, नेट सर्फिंग, फोटोग्राफी एंड स्पोर्ट्स। लैंग्वेज नोन, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आगे देखिए, नेशनैलिटी इंडियन, ये भी लगभग सब में सेम ही आएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसमें। पास्ट सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम सीबीएसई विद 8.5 CGPA, पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम सीबीएसई विद distinction, I'm sorry, past graduation from Delhi University with first division, professional qualification, diploma in computers from Aptech with first division, एक्सपीरियंस। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आपका जो वो अगला पॉइंट होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद, इनको साथ में नहीं लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी 3 चीजें आ जाती है, पहला 10, दूसरा 12, तीसरा कॉलेज। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप जिस पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेचर ऑफर करने जा रहे हैं उसके लिए आपने कौन सा क्वालिफिकेशन किया होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एप्टेक विद फर्स्ट डिवीजन। एक्सपीरियंस, worked as receptionist with ABC group of companies for 2 years, 3 years लिख दीजिए या फिर 4 years, जो भी आपको लगता है, बट मैक्सिमम 3 years is enough। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर द नॉर्म्स, यही आपको लिखना है। रेफरेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 2 लोगों के रेफरेंसेस लिखने हैं। आप यही 2 रेफरेंस याद कर लीजिए, आपका कोई भी चाहे टॉपिक चेंज हो जाए आपको रेफरेंस यही लिख कर आना, आपको नहीं याद आता तो। रेफरेंस में होता क्या है, नेम होता है और डेजिग्नेशन होती है। नेम तो ठीक है, डॉक्टर मोहित अग्रवाल, अब इनकी डेजिग्नेशन क्या है कि ये सर्जन है, कहाँ पर है, जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली, तो ये पूरा आना चाहिए और 2 रेफरेंसेस जरूरी होते हैं। देन आपका अगला टॉपिक आता है आर्टिकल। आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन स्पेसिफिक टॉपिक फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय अ राइटर, यानी राइटर के इंडिपेंडेंट जो ओपिनियन होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब आर्टिकल जो होता है वो बेसिकली आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपका वर्ड लिमिट जो होती है उसमें 120 to 150 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको, गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल आपको जरूर देना है। राइट द हेडिंग, यानी हेडिंग और टाइटल एक ही बात है, आपको वो जरूर लिखना है, छोड़ना नहीं है। 2 से 3 वर्ड की हेडिंग और टाइटल होना ही चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल होना चाहिए, एग्जाम्पल पॉल्यूशन, मीनेंस।
उसके बाद आई कैचिंग यानी कि थोड़ा अट्रैक्टिव वे में होना चाहिए कि टीचर को पढ़ते वक्त जो है वो अच्छा लगे, थोड़ा लगे कि हाँ बच्चे ने थोड़ा एफर्ट्स डाल के उसमें लिखना, कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज करना या फिर थोड़ा सा कैपिटल वर्ड्स में लिखना, ऐसा। शुड गिव क्रिस्प आइडिया ऑफ थीम यानी कि अच्छा आइडिया होना चाहिए, अच्छा थीम होना चाहिए। मेंशन राइटर्स नेम, राइटर्स नेम का जो ऊपर हेडिंग होती है ना उसके जस्ट नीचे आपको लिख देना है बाय डाल के और नेम लिख देना, अगर नेम गिवन है तो ठीक, वरना किसी और का नेम लिख देना है, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है पेपर में। इन केस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल गिव डाटा एंड प्लेस, अगर आप न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें डाटा और गिवन डाटा जरूर देना है और प्लेस भी जरूर लिखनी है। डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि जो आपका आर्टिकल है वो 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। इसमें पैरा 1 में आता है आपका इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में आता है आपका बॉडी, जिसमें आते हैं आपके कॉज, इफेक्ट, प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेस एंड अदर। उसके बाद कंक्लूजन में आता है आपका सजेशन, रेमेडियल मेजर, रिमाइंडर्स। तो इस तरीके से आपको जब वो आर्टिकल 150 वर्ड्स या फिर 120 वर्ड्स पूरा हो जाता है। फिर आता है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट देख लीजिए। अ रिपोर्ट इज अ रिटन अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट हियर्ड, सीन, डन और एक्सपीरियंस एंड मेंट टू बी पब्लिश्ड, यानी कि एक ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसको आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। वो कैसा हो सकता है इंसिडेंट, हियर्ड यानी सुना हुआ हो सकता है, सीन यानी देखा हुआ हो सकता है, डन यानी हो चुका हो या हो मतलब कि हो चुका है और आपको पता है और आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं। एक्सपीरियंस, आपने कोई एक्सपीरियंस किया है तो वो लिख सकते हैं, जिससे आप जब पब्लिश करना चाहते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट दो तरह की होती है, न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट होती है और एक स्कूल के लिए रिपोर्ट होती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। पहले आप देख लीजिए क्या लिखते हैं। यूज सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, क्योंकि आप थर्ड पर्सन के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो यूज सिंपल पास्ट टेंस आपको यहाँ पर यूज करना है। फॉर मैगजीन एंड मिक्सचर ऑफ टेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर। एक्टिव पैसिव वॉइस रिपोर्ट स्पीच में आपको यूज करनी है। इसको भी आपको 3 पार्ट्स में तोड़ना है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, इसमें आपको मेंशन करना है व्हाट, डेट, टाइम और प्लेस, यानी कि क्या हुआ था, डेट यानी कब हुआ था, टाइम यानी कितने समय के आसपास समय कौन सा था उस समय, और प्लेस यानी जगह भी आपको मेंशन जरूर करनी है। अगले पार्ट में आता है आपका बॉडी, जिसमें इंसिडेंट के बारे में डिटेल, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस और ये सब लिखने होते हैं। पार्ट 3 में आता है आपका कंक्लूजन, यानी कि रिएक्शन क्या था, अगर वहां पर कोई लोग थे तो उनका रिएक्शन, लोगों के स्टेटमेंट एंड प्रोमिसेस बाय अथॉरिटीज और बाकी। रिपोर्ट, ये देखिए मैं आपको बार बार कब से कह रही हूँ कि रिपोर्ट जो है वो थर्ड पर्सन में ही लिखी जानी है। कोई भी ING वाले कंटिन्यू टेंस का यूज नहीं करेगा। थर्ड पर्सन में लिखी जानी तो पास्ट टेंस का यूज होगा यहाँ पर। अगर स्कूल के लिए मैगजीन लिखी जा रही है तो उसमें हेडिंग होगी और नेम ऑफ द राइटर होगा। अगर न्यूज़पेपर के लिए लिखी जा रही है तो हेडिंग होगी और नेम ऑफ द रिपोर्टर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज में रह गई, हाँ, डेट और प्लेस जो है वो न्यूज़पेपर में कंपलसरी होगी। उसके बाद आता है, मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिख दिए, स्कूल मैगजीन और एक न्यूज़पेपर की मैगजीन। दोनों को आप रीड कर लीजिए, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगला है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट भी बेसिकली लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए होता है। लाइक मैंने अपनी कोई कंपनी खोली तो मैं एडवर्टाइजमेंट छपवाऊंगी, होर्डिंग्स लगवा दूंगी हर जगह की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो पता चल जाए। सो एन एडवर्टाइजमेंट इज एन अनाउंसमेंट इन अ पब्लिक मीडिया फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, इवेंट्स, जॉब, सेल्स एंड सर्विसेज। तो पता लगे एडवर्टाइजमेंट किस लिए यूज होता है। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं, डिस्प्ले होते हैं और नॉन क्लासिफाइड होते हैं। ये आपका एडवर्टाइजमेंट भी कंप्लीट हो गया। टूलेट जो होता है वो टूलेट भी बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट जैसा ही होता है। टूलेट और एडवर्टाइजमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बिगन विद वांटेड और अवेलेबल, ये इन्हीं चीजों के लिए होता है, इन लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ही होता है। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, साइज, फ्लोर, ये टूलेट है। लाइक मेरा कोई मकान खाली है तो मैं उसके लिए क्या क्या लिखूंगी, साइज लिखूंगी, फ्लोर लिखूंगी, नंबर ऑफ रूम्स लिखूंगी, एक्सेट्रा। वांटेड और अवेलेबल, इन चीजों के लिए टूलेट लिखा जाता है। तो इसकी वर्ड लिमिट जो होती है वो भी 50 होती है। इसमें आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस और ईमेल एड्रेस ये सब लिखना कंपलसरी होता है। सो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इसके लिए यहाँ पर लिख दिया वो आप देख लीजिए, बाद में आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। विद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, डिक्लाइनिंग रेशियो ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ये आर्टिकल का एग्जाम्पल है। बाई XYZ, ये देखिए ऊपर हेडिंग और नीचे यहाँ पर बाई, यानी कि जो उसको लिख रहे हैं राइटर या फिर ऑथर, उनका नाम, और नीचे आपका 3 से 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा। थर्ड लेवल, अब यहाँ से आपके जो है बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। जो थर्ड लेवल आपका चैप्टर है उसमें से मैंने क्वेश्चन आंसर छांट लिए हैं। शॉर्ट आंसर जो है आपका, वाई वॉज फ्रेंच रिल्यूसेंट
टू गो टू स्कूल। तो ये फ्रेंच वाला चैप्टर आपको याद ही होगा, जिसमें वॉर टाइम जो है वो दिखाया गया कि कैसे एक टीचर की पर्सनालिटी होती है और कैसे एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी होती है। सो इसमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जैसे कि वाई मिस्टर हैमल पुट ऑन इज फाइन संडे क्लोथ, यानी कि जो संडे के दिन इतने फाइन क्लोथ क्यों उन्होंने पहने हुए थे। सो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। उनका जो ग्रीन कलर का कोट था वो काफ़ी पूछा जाता है उसमें कि उन्होंने क्यों उस दिन वो पहना था। वाई वर द विलेजर्स सिटिंग हियर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विलेजर्स थे वो क्लासरूम के बैक में यानी पीछे क्यों बैठे हुए थे। फिर है कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 2 से 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं किसी चैप्टर के, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो चैप्टर का नहीं छोड़ के आएंगे, आपको उन्हीं में से कुछ ना कुछ ये निकल कर आएगा जिससे आपको लगेगा कि आपको वो याद है। आवर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो जर्मन्स होते हैं वो फ्रेंच लोगों को ऊपर क्या बोलते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके ऊपर वॉर करते हैं कि आप जब अपने और उनको इस तरीके से स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप जो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज अब से नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये कहना होता है कि आवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, हमारे कल्चर का पार्ट है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। सो क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल मिस्टर हैमल एंड द विलेज एल्डर्स, यानी कि कितने रिग्रेटफुल थे, कितना पछतावा था मिस्टर हैमल को और विलेजर्स को, बड़े लोगों को, आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टिंग देयर नेटिव लैंग्वेज, कि उनकी नेटिव लैंग्वेज को है जो वो नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इस बात से वो कितना ज़्यादा रिग्रेट थे। सो ये जो पॉइंट्स है नीचे, ये सब आपको याद करने के आप लॉन्ग आंसर टाइप को कैसे बना सकते हैं। फिर आता है आपका लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर, उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले, जैसे व्हाट इज द आयरनी इन द सेम साहिब आलम, यानी साहिब आलम, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि उन्होंने अपना नाम जो वो साहिब आलम क्यों रखा था। जब ऑथर ने उनसे जाकर पूछा था तो उन्होंने इस बात का आंसर दिया था जो कि आपको इसमें गिवन है। वाई हैव द रैक पिकर सेटल इन द सीमापुर, वो सीमापुर में क्यों सेटल हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साहिब हैप्पी वर्किंग एज अ टी स्टॉल, यानी वो जो साहिब था वो टी की दुकान पर, चाय की दुकान पर काम करके हैप्पी था। इसका आंसर भी यहाँ आपको गिवन है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके भी जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, इसके टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए आपको आ सकता है लॉन्ग आंसर में। नेक्स्ट आपका डीप वाटर चैप्टर, सुनते ही दिमाग में आपके स्टोरी आ जानी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। हाउ एंड व्हेन डिड डगलस डेवलप एन एवर्सन टू अ वाटर, तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में जो है उस लड़के के बारे में ही पूछा जाएगा ज्यादातर, या फिर उस लड़के के बारे में जिसने जो इस कहानी का ऑथर है उसको धक्का दिया था, जिसकी वजह से पूल में धक्का देने के बाद उनके मन में जो है पानी को लेकर डर बैठ गया था। फिर कैसे उन्होंने उस डर के ऊपर ओवरकम किया, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये रहे आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। फिर आता है आपका रेड ट्रैप। रेड ट्रैप में जो आता है आपका एडला का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, पैडलर का कैरेक्टर स्केच आ सकता है। कैरेक्टर स्केच आपका हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर में किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात करी गई है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए कैरेक्टर स्केच। फिर इसके भी कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। व्हाट रेड ट्रैप was a peddler trapped in, how did he come out of it, कि क्या जो रेड ट्रैप है उसमें जो पेडलर है वो ट्रैप यानी कि उसमें कैद हो गया था, तो वो कैसे उससे बाहर आया। सो बेसिकली जो है उसका मानना ये था, रेड ट्रैप की जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी है, जिसमें हम सभी हैं। और हम सभी क्यों हैं, हम सभी कैद क्यों, क्योंकि हमें मोह माया है, चीज़ों से हमें लगाव है, जिसकी वजह से जैसे कि चूहे को जो है लालच दिया जाता है खाने को देखकर, तो वो चूहेदानी के अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से इंसान को भी लालच है, मोह माया, जिसकी वजह से वो इस रेड ट्रैप में फंसा हुआ है। आगे आता है आपका इंडिगो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर स्केच जरूर आता है। राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, इसका क्वेश्चन भी जरूर आता है, व्हाई ही वांट टू मीट गांधी जी। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस, ये भी जरूर आता है आपका। ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि जब उन्होंने समन रिसीव किया था तब उन्होंने उसका डिसओबे यानी कि उसको मानने से मना क्यों कर दिया था, वो उनके कहने पर कोर्ट क्यों नहीं गए थे, ब्रिटिशर्स का उन्होंने लॉ क्यों नहीं माना था। फिर इसके लॉन्ग से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर है आपका थर्ड लेवल विस्टार्स वाली बुक का, हाउ डू चार्लीज वाइफ लुइसा एंड हिज फ्रेंड सैम रिएक्ट टू नरेटर्स ऑब्जर्वेशन, उन्होंने नरेटर के ऑब्जर्वेशन पे कैसे रिएक्ट किया था। सो ये इसका आंसर आपको इस आंसर में मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका
ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं अगर आपको बताऊं तो इस चैप्टर में आपसे ये पूछा जाता है ज्यादातर कि जब वो उस दूसरी दुनिया में यानी कि थर्ड लेवल में चला गया था तो उसने वहां पर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी, जिसे जरूर पूछी जाती है कि वहां पर टिकट सेलर था जो कि पुराने पैसे लेता था, नए पैसे नहीं ले रहा था, जो कि उस समय वहां पर चलते थे वो नहीं, वो पुराने पैसे एक्सेप्ट कर रहा था। कैसे कैसे वहां पर ट्रेन थी, क्या क्या उन्होंने वहां पर ऑब्जर्व किया था, वो लेटर के बारे में जरूर पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द स्टोरी रिवील्स रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी टू इल्यूजन, यानी कि जो स्टोरी है वो रिवील्स करती है रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी टू इल्यूजन, इल्यूजन यानी कि भ्रम और रियलिटी यानी सच्चाई, सच्चाई से भ्रम के बारे में हमें बताती है। व्हाट डू यू थिंक इट्स सो ऑब्वियस टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी ऑफ लाइफ? सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपको कि उनका रियलिटी और भ्रम एक्चुअली में ये था क्या, तो उनके ऊपर इसकी क्या मानना था, किसने क्या क्या बोला था, सैम का कैसा रिएक्शन था, उसके बॉस का कैसा रिएक्शन था चार्ली के, और उसके ऊपर चार्ली का क्या रिएक्शन था, वो लेटर, ये सब चीजें काफी ज्यादा मायने हो जाती हैं। सो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। अपने एग्जाम होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया, और नोट्स लेने के लिए आप विकास स्टडी पॉइंट से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। So thanks for watching this video. All the best for your exams, all the students.